हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट एरर के बारे में, जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक एरर। हम ये जो एरर्स की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल डेटा के सारे एरर्स को देख रहे हैं। एक एक करके हमने अभी तक 6 एरर्स देख लिए हैं। हमारा 7th एरर है, जिसका नाम क्या है? एटमॉस्फेरिक एरर। तो हम देखेंगे एटमॉस्फेरिक एरर क्या होता है और इसका करेक्शन हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो देखिए, जब हम बात करें सन की, तो सन से क्या आ रही है? रेडिएशंस आ रही हैं। ये रेडिएशंस क्या कर रही हैं? ये रेडिएशंस किसी भी ऑब्जेक्ट में एब्जॉर्ब हो रही हैं और स्कैटर हो रही हैं और क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है। अब जब ये रेडिएशंस जो है वो रिफ्लेक्ट जब होंगी, तो क्या जितनी एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है, क्या सारी सेंसर्स तक पहुंच जाती है? ऐसा नहीं है, सारी की सारी सेंसर तक नहीं पहुंचती। और इसके अलावा क्या एटमॉस्फेयर में जितनी भी रेडिएशंस हैं, जो कि इस रिफ्लेक्शन वाली एनर्जी के अलावा जो रेडिएशंस घूम रही हैं, क्या वो सारी रेडिएशंस, क्या कोई भी रेडिएशन सेंसर्स से जाके नहीं टकराएंगी? ऐसा भी नहीं है। कुछ कुछ रेडिएशंस होंगी जो कि स्कैटर्ड रेडिएशन होंगी, वो क्या करेंगी? वो जाके भी वहां पे टकराएंगी। इट मीन्स जो सेंसर रिसीव करने वाला है, वो सिर्फ डायरेक्ट रिफ्लेक्शन या सिर्फ एमिटेड रेडिएशंस को ही एब्जॉर्ब नहीं करेगा। वो इसके अलावा क्या करेगा? वो इसके अलावा जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं या फिर जो कहीं और से रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस है, उसको भी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, ठीक है, जो कहीं और से रेडिएशंस आ रही हैं या फिर कहीं और से हमें जो रेडिएशन सेंसर्स पर मिल रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? पाथ रेडियंस। क्या बोलते हैं इसको हम? पाथ रेडियंस। अब ये जो पाथ रेडियंस है, इसके कारण होता क्या है? ये पाथ रेडियंस के कारण हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं मिल पाती। मतलब जो वैल्यू हमको रिफ्लेक्टेड होनी चाहिए थी, जो हमको एक्चुअल वैल्यू मिलनी चाहिए थी, वो एक्चुअल वैल्यू ना मिलकर हमें कौन सी वैल्यू मिलती है? हमको कुछ मॉडिफाइड वैल्यू मिलती है। तो हमको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दैट रेडिएशन विच इज इंसिडेंटिंग ऑन द सेंसर्स। मतलब सेंसर्स पे कौन सी वाली वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू जो हमें चाहिए। तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए अगेन एक फॉर्मूला होता है। जो फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला है, हम उसको लिख सकते हैं एल एस इक्वल्स टू, जिसमें एल एस क्या है? एल एस होगा एनर्जी रिकॉर्डेड बाय द सेंसर। मतलब एनर्जी ने कितनी सेंसर्स में मतलब सेंसर्स ने कितनी एनर्जी को रिकॉर्ड किया है, वो किसके बराबर होता है? वो होता है एल टोटल। टोटल को मैं टीओटी से शो कर रही हूँ। एल टोटल रो मल्टीप्लाई बाय टी। अभी सबके फुल फॉर्म में आपको लाइन से समझाऊंगी, ठीक है? टी प्लस एल पी। इसमें जो एल एस है वो क्या है? ये है हमारा क्या? रिकॉर्डेड बाय सेंसर। मतलब ये एनर्जी है जो किसने रिकॉर्ड की है? एनर्जी रिकॉर्डेड बाय सेंसर। सेंसर ने जो एनर्जी को रिकॉर्ड किया है। वहीं पे अगर मैं एल टोटल की बात करूं, तो एल टोटल क्या है? इट इज द इंसिडेंट एनर्जी। ठीक है, मतलब कि कौन सी इंसिडेंट एनर्जी, कितनी स्पेसिफाइड जो स्पेक्ट्रल बैंड है उसमें कितनी एनर्जी है जो इंसिडेंट हुई थी। कहाँ इंसिडेंट होगी? हमारे सरफेस पे। तो ये बोलेंगे हम इसको टोटल इंसिडेंट एनर्जी इन अ स्पेसिफिक स्पेक्ट्रल बैंड। हर एक बैंड में कितनी इंसिडेंट एनर्जी क्या हुई थी? इंसिडेंट हुई थी। तो इसको हम लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दू, इंसिडेंट। इंसिडेंट लिख देते हैं, इंसिडेंट एनर्जी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म क्या है? रो। रो को हम क्या बोल सकते हैं? रो इज द रेशियो। ये रेशियो है, किसका रेशियो है? ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन रेस का, या फिर बोल सकते हैं इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एनर्जी का रेशियो है। ये रेशियो ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड एनर्जी। क्योंकि दो ही एनर्जी हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक कौन सी है? एक इंसिडेंट है और एक कौन सी है? एक रिफ्लेक्टेड है। अब नेक्स्ट हमको दिख रहा है टी। तो टी क्या है? टी है एटमॉस्फेरिक ट्रांसमिशन। मतलब कितना ट्रांसमिशन हो रहा है? ट्रांसमिशन होना मतलब पास हो जाना। जैसे कि क्या होता है, कुछ कुछ तो एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे एनर्जी, और कुछ क्या होंगी? ट्रांसमिट होंगी, जो कि एटमॉस्फेयर अलाउ करेगा एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर करने के लिए। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम बोल देते हैं ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन मतलब कि कितने आसानी से क्या हो रहा है? कितने आसानी से वो जो एनर्जीज हैं वो पास हो पा रही हैं। ट्रांसमिटेड एनर्जी, हमको पता होना चाहिए कि जो एनर्जी है वो कितनी ट्रांसमिट हो रही है। वहीं पे अगर मैं एलपी की बात करूं, तो एलपी क्या है? ये है पाथ इररेडियंस। ठीक है, पाथ इररेडियंस जिसकी मैंने बात की थी, मतलब ये है वो रॉन्ग वैल्यू। मतलब ये वैल्यू हमें पता है
ये एलपी जो है हमें पता रहेगा, जो हमें सेंसर्स पे वैल्यू मिलेगी वो एलपी मिलेगी, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, एलएस एनर्जी एक्चुअल में कितनी रिकॉर्ड होनी चाहिए वो हमें फाइंड आउट करना है। तो एलपी को क्या लिख सकते हैं, पाथ इररेडियंस। पाथ इररेडियंस, इररेडियंस मतलब कि कितनी वैल्यू है जो कि क्या हो रही है, उस जगह पे आ रही है। ठीक है, हो सकता है स्कैटर्ड के थ्रू वो सेंसर्स पे वैल्यू आ रही हो, या फिर कुछ अलग से कोई दूसरे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके वो वैल्यू आ रही है। तो ये क्या हो गया, ये पाथ इररेडियंस हो गया इन अ स्पेक्ट्रल बैंड, कितना पाथ इररेडियंस होगा। अगर हमको ये सारी वैल्यूज पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, हम एनर्जी, एक्चुअल एनर्जी कि सेंसर्स ने कितनी रिकॉर्ड की है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एटमॉस्फेरिक एरर हमने अभी देखा, देखिए ये जो एटमॉस्फेरिक एरर है जनरली ये हम अभी मतलब ये एरर की हमने बात कर ली है इन जनरल, बट इन एक्चुअल में होता क्या है, इन एक्चुअल में ये जो एरर है वो सभी जगह कंसीडर नहीं होता। मतलब कुछ कुछ रिमोट सेंसिंग में क्या करेंगे, कुछ लोग ये एरर को कंसीडर करेंगे, कुछ लोग ये एरर को कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो एक पार्ट है एटमॉस्फेयर का। हाँ, तो इसको एक्चुअल में निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो कुछ लोग ये एटमॉस्फेरिक इफेक्ट को कैलकुलेट करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे, और कुछ लोग नहीं भी करेंगे। इसको रेक्टिफाई करने के लिए और क्या कर सकते हैं, और एक और मेथड होता है। आप क्या करेंगे, जैसे आपके पास 30 ईयर्स का डेटा है, बहुत बड़ा वास्ट डेटा आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। अब आप क्या करेंगे, जैसे आप जो भी इमेजेस देख रहे हैं, आपको मान लीजिए उस इमेजेस में कुछ कंफ्यूजन लगती है, या आपको लगता है कि इस इमेज में ये चीज ठीक नहीं दिख रही। जब आप कंटिन्यूअसली एक ही फील्ड में उन इमेजेस को कंटिन्यूअसली एनालिसिस करेंगे बहुत सालों तक, तो आपको एक जनरल आइडिया लग जाएगा कि हाँ, अगर ये अगर एक स्पेसिफिक जगह है और उसमें स्पेसिफिक जगह की ये इमेज है, तो इस इमेज में हो सकता है कुछ अलग चीज उनको नजर आ जाए कि हाँ, ये अगर ऐसा दिख रहा है, इट मीन्स कुछ ना कुछ इसमें कुछ एरर है। और उस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम जो पुराना डेटा है उस पुराने डेटा से हम इस नए वाले डेटा को मैच करा के देख सकते हैं, और इस मैचिंग के थ्रू हमें पता चल सकता है कि इसमें एरर है या नहीं है। और अगर एरर होगा तो फिर हम उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट एरर, जिसका नाम है ज्योमेट्रिक एरर। थैंक यू।